जी बिस्मिल्लाह करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 से। अच्छा इसमें ना जब कोई अंग्रेजी में क्वेश्चन है, उर्दू में है, टेबल बना हुआ हो, पुठा हो, सीधा हो, मतलब क्वेश्चन जिस फॉर्मेट का भी हो ना, आपने रिक्वायरमेंट पढ़नी। रिक्वायरमेंट पढ़ के उसमें जो चीजें आपको लगती हैं कि हम ये चीजें हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रही हैं, तो वहां से उठाएं और अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करें। अब ये ना देखा करें क्वेश्चन क्या है, ये देखा करें पूछा क्या हुआ है। अब देखिए लिखा हुआ प्रिपेयर एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। एक तो आपने एक्सट्रैक्ट बनाना है, फिर वो कहता है रिलेटेड नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, किस साल का, जून 19 का, along with comparative figure from the above. Notes on property, plant and equipments are not required. अब हमारा सवाल है ड्यूरिंग द ईयर इट वाज डिस्कवर्ड दैट ड्यू टू सम कैलकुलेशन एरर इन एक्सेल शीट फेयर वैल्यू ऑफ कोल लिमिटेड ऑफिस बिल्डिंग वाज टेकन इनकरेक्टली 460 million इंस्टेड ऑफ 360 million। 100 का डिफरेंस है कि हमने कितनी फेयर वैल्यू ले ली, 460 मिलियन, हालांकि फेयर वैल्यू थी 360 मिलियन। Resultantly, the building was recorded based on incorrect revalued amount in CL financial statement for the year ended जून 2017। आज दिन क्या है, जून 2019, और आपसे गलती कब हुई थी, 2017 में। इसका मतलब है प्रायर पीरियड एरर आ गया। अब हम 2017 को भी ठीक करेंगे, 2018 को भी ठीक करेंगे और 2019 को भी ठीक करेंगे। आगे वो कहता है दिस बिल्डिंग वाज एक्वायर्ड ऑन 1 जुलाई 15 500 मिलियन एंड देन रीवैल्यूड फॉर द फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम उसने रीवैल्यू कब किया, 30 जून 17 को, और गलत रीवैल्यू कर दिया। 460 मिलियन का रीवैल्यू कर दिया था, करना उसने कितने से था। इसका मतलब है उससे पहले कोई गलती नहीं है। गलती किस साल से शुरू हुई, 2017 में। CL follow revaluation model for subsequent measurement of its building classified as property, plant and equipment. Charge depreciation over its useful life 10 years using the straight line. CL account for revaluation net replacement method and transfer possible revaluation surplus retainer। ये वही सारी बातें लिखी हुई हैं। फिर 30 जून 19 को फिर ऐसे रिवैल्यू किया, हैज बीन डिटरमाइंड बाय 320 मिलियन। अब सादा सी वर्किंग करते हैं मेन, क्योंकि वर्किंग से सारा काम हमारा हो जाना है। हुआ यह है जनाब कि 1715 को आपने एक एसेट खरीदा 500 मिलियन का। उसके बाद सबसे पहले हमने इसको कब डेप्रिशिएट किया होगा, 30 जून 16 50 अगले साल आपने 30 जून 17 को ऐसे डेप्रिशिएट किया। सवाल को ना परेशान होने की बजाय ना तसल्ली से रिलैक्स होकर समझा करें, सोचा करें, फिर किया करें, जैसे आप एंजॉय कर रहे हो, इस एटीट्यूड के साथ किया करें। अब 30 जून 17 को हमने अपना एसेट रीवैल्यू किया। बताओ पहले डेप्रिसिएशन ले या पहले रीवैल्यू, पहले डेप्रिसिएशन। तो 30 जून 17 50 400। अब हमने इसको रीवैल्यू किया। अब प्रॉब्लम आया कि रीवैल्यू हमने गलत कर दी, ये हमारा डाटा समझो इनकरेक्ट चलने लगा। हमने 400 को कितने का लिख दिया, 460 का, और यहां पर हम सही डाटा भी लिखते जाते हैं। इसको हमने लिख दिया 400 से 460, हमारा आ गया सरप्लस। होना चाहिए था 400 से 360 और 40 का लॉस आना चाहिए था, ऐसा ही है। ये पहले साल हमारी गलती होगी। अब इस गलती की वजह से हमारा 30 जून 17 की कौन सी बात गलत हुई, पीपीई। क्या डेप्रिसिएशन गलत हुई, क्या एसओपीएल गलत हुआ,
हुआ, क्योंकि उसने एसओपीएल के अंदर 40 लिखना चाहिए था, वो तो लिखा ही नहीं उसने। 40 उसने लिखा नहीं, बल्कि उसने ओसीआई में भी लिख दिया। चलो ओसीआई का भी नोट्स या एक्सट्रैक्ट बनाने पड़ेंगे, तो ओसीआई में गलत ओवरस्टेट कर दिया रिवैल्यू सरप्लस 60 से, और 40 से हमारा एसओपीएल अंडरस्टेट कर दिया। डन। ये पहले साल की गलती होगी। ये जून 2017 के अंदर एक हमारा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 100 से गलत हुआ, ओसीआई 60 से ओवरस्टेट हो गया, एसओपीएल 40 से अंडरस्टेट हो गया। मतलब एसओपीएल के अंदर 40 हमने माइनस करना था, नहीं किया, बल्कि हमारा प्रॉफिट भी ओवरस्टेट हुआ एक तरह से। अब आ जाते हैं हम 2018 में। अभी हमें कुछ पता नहीं चला, किसी किस्म की कोई बात का पता नहीं चला। हमें क्या पता चला? जून 19 में रिवैल्यूएशन के बाद सारा कुछ हो चुका है। अब हमने 30 जून 18 को हमने तो इसको डेप्रिशिएट किया होगा। 460 को हमने किस पे डिवाइड किया होगा? 8 पे। इसको भी हमने 8 पे डिवाइड किया होगा, इसको भी हमने 8 पे डिवाइड किया होगा। कितना आंसर आ गया? और करना किसको था 8 पे डिवाइड? ओके होगी बात। अब आप देखिएगा जरा, हमने साथ साथ हर साल को 2018 के साल में क्या गलती हुई, इसकी बुक वैल्यू भी फाइंड कर लें। 402.5 52, और ये कितना आ गया? 15। अब होना ये था कि आप लोगों की एसेट के अंदर 402.5 से एसेट, बल्कि 315 से एसेट होना चाहिए था, और है कितनी अमाउंट से? 402.5 से। गलती ठीक हो जाएगी। ओसीआई के अंदर 52.5 नहीं होना चाहिए, पड़ा होगा, वो माइनस कर देंगे। ये जो 35 का मसला है ना, ये कोई मसला नहीं है, क्योंकि देखिए ये जो हमने 5 को रियलाइज किया, क्या इसकी रियलाइजेशन की एंट्री पास होती है? कोई एंट्री पास नहीं होती। हाँ, इसकी वजह से हमें जो प्रॉब्लम आया वो डेप्रिसिएशन का आया। डेप्रिसिएशन ओरिजिनल कितनी चार्ज होनी चाहिए थी? 45 से। उसने कितनी चार्ज की हुई है? 57.5 से। एक्स्ट्रा स्टेप्स चार्ज की हुई है, इसका भी इफेक्ट ले लेंगे। अब आ जाए 2019 पे। हाँ जी, उसने डेप्रिसिएशन चार्ज की होगी कितने से? होना किस चाहिए, किस अमाउंट से चाहिए था? 30 कितना? 270। ये कितना आ रहा है? 345। ये 45। अब एसेट फिर रीवैल्यू हुआ। आपने कौन से एसेट को रीवैल्यू किया होगा? 345 वाले को। करना किसको चाहिए था? 360 वाले को। चले जी, जो एरर भी साथ कर देते हैं, बाद में उसकी गलतियों को ठीक कर देते हैं। हाँ जी, आए जरा। 345 वाला एसेट आपने कितने का कर दिया था? 320 का। कितने का डिफरेंस है? 25 का। 25 का जो लॉस है वो इधर ही एडजस्ट हो गया। 20 का हमारे पास सरप्लस मौजूद होना चाहिए। 20 का नहीं, वो उसने लिखा हुआ है। अब आ जाओ जरा, सही है। 270 वाले कैसेट को कितना करना चाहिए था? 320 का। 50 बढ़ गया। 30 तो हमारे पास पहले लॉस पड़ा था, उसको खत्म करना है, और 20 से अपना अल्टीमेटली हम एंड पे सही पोजीशन पर पहुंच गए। हमारा एसेट भी ठीक वैल्यू पे पड़ा हुआ है, क्योंकि रीवैल्यू हुआ होगा, चाहे आपने पहले गलत किया था। आपकी एडजस्टमेंट में मसला आएगा। क्या आपने 20 से अपना जो सरप्लस एसओपीएल डेबिट किया, क्रेडिट किया, वो इनकम में जाएगा। एसओपीएल क्रेडिट किया है ना, बल्कि एंट्री पास करेंगे तो वो ज्यादा पिक्चर क्लियर हो जाएगी। आए जी, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है? वो कहता है एक्सट्रैक्ट बनाओ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का।
ये तो बहुत ही आसान है। ठीक है, एक्सट्रैक्ट बना लेते हैं। देखिए जब आप लोगों को समझ लग जाएगी ना तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएंगे। हमारे पास प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का कर लेते, कितने साल हैं जी? 3। कौन कौन से? 2019, 2018, 2017। यहां पर हम लिख देते हैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ठीक है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंदर तो साफ साफ ये अमाउंट, जो सही अमाउंट है वो लिख दो। 2017 की बुक वैल्यू कितनी है? 2017 सही वाली 30 जून 2017 360, फिर जून 18 315, जून 19, बस यही तो वैल्यू है जो आपने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में लिखनी है। देखिए सवाल जब हम कर रहे थे ना उसमें कोई परेशानी नहीं, उसने 460 करके किया हुआ था, हमने दोनों से कर दिया, गलती भी आइडेंटिफाई कर ली और वो भी, उसको भी आइडेंटिफाई कर ली। फिर उसने कहा SOFP के एक्सट्रैक्ट बनाए, हमने देखा कि उसके अंदर क्या क्या आता है, नॉन करंट एसेट आते हैं, रिटेन अर्निंग आता है, रीवैल्यू सरप्लस भी आता है क्योंकि वो भी इक्विटी का पार्ट होता है ना। तो इसके अलावा तो मेरे ख्याल में कुछ नहीं आता है, कैश वगैरह हम लिखते नहीं। तो आए जरा इसमें आपने ये देखना है जो सही नॉन करंट एसेट आपका आ रहा है तो उसकी बुक वैल्यू जो आ रही है जून 17 में, जून 18 में, जून 19 में, वो लिख लें सिंपल। तो हमारे पास पीपी आ जाएगा 360, 315, 360, 315, 320। अब रिटेन अर्निंग कर ले। क्या पहले कोई रिटेन अर्निंग का बैलेंस पड़ा हुआ है? पहले रिटेन अर्निंग का बैलेंस नहीं पड़ा हुआ। अब आप मुझे बताएं कि आपने जब 2017 के अंदर आप क्या मसला आया था? 2017 के अंदर यहां पर देखिए आप लोगों की एक डेप्रिसिएशन गलत थी, नहीं डेप्रिसिएशन ठीक थी। 2017 में पहली गलती हुई है ना, ये 2017 है, ये गलती है 2017 की। आपने लिखना था 40 से लॉस, आपने लिख दिया 60 से सरप्लस। लॉस लिखने से, लॉस लिखना था ना, इसका मतलब है हमारा एक तरह से प्रॉफिट कम हो जाना था। अगर प्रॉफिट कम हो जाना था तो हमारा रिटेन अर्निंग भी कम हो जाना था। या अगर आप वही पुरानी वर्किंग करना चाहते हो तो पुरानी वर्किंग भी लिख सकते हो, 2019, 2018, 2017। आपका एक लॉस लिखना चाहिए था, नहीं लिखा हुआ, ऐसा है। उसके बाद आपने सरप्लस भी लिखना था। अब सॉरी सरप्लस को रिवर्स करना है। सरप्लस कहां लिखा जाता है? वो तो ओसीआई में लिखा जाता है। वो कहां लिखा जाता है? ओसीआई में। ये हम करते हैं एसओपीएल की वर्किंग है ये हमारी। तो ओसीआई का तो ताल्लुक ही ओसीआई के साथ होता है। वो ओसीआई की बात कर लेते हैं कि ओसीआई को हमें 60 से रिड्यूस कर देना चाहिए। अब आगे चलते हैं। ये हमारा 2017 का साल हो गया। 2018 में आए जरा, 2018 जी, 2018 में कितनी गलतियां जरा देखिएगा। एक डेप्रिसिएशन की गलती है। डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज करनी चाहिए थी? 45। उसने कितनी चार्ज की हुई है? 75। इसको ठीक कर ले। कितना? डेप्रिसिएशन 12 कम। रिवर्स करनी है, चार्ज करनी है? रिवर्स करनी है। ओके होगी बात। नेक्स्ट आप बताएं, उसने ये जो 7.5 रिटेन अर्निंग में से प्लस किया हुआ है माइनस?
उसने क्या एंट्री पास की होगी? रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन अर्निंग क्रेडिट, रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन अर्निंग क्रेडिट। तो क्या ये रिटेन अर्निंग में क्रेडिट होना चाहिए था या नहीं? नहीं होना चाहिए था। तो इसका ताल्लुक तो हमारे पास ये हम साइड पे लिख रहे हैं 2018 के अंदर 7.5 से हमारा रिटेन अर्निंग माइनस हो जाएगा। ठीक होगी बात, क्योंकि बैलेंस नहीं गिवन इसलिए हम अलग अलग इसको पॉइंट वाइज कर रहे हैं। अब आगे चलते हैं, बताओ इस 5 से कोई फर्क पड़ेगा या नहीं? क्या इस 5 से कोई फर्क पड़ेगा या नहीं? क्योंकि इसकी हम एंट्री नहीं पास करते, जिसकी एंट्री पास नहीं होती वो बुक्स में नहीं आता। फिर आगे चलते हैं 2019 पे आ जाए। 2019 में आपने डेप्रिसिएशन चार्ज की हुई है, करनी कितनी चाहिए थी? ये भी नहीं होना चाहिए था। अब हमने क्या करना है, एक तो जो डेप्रिसिएशन ज्यादा चार्ज की उसको रिवर्स कर दें, और जो रिटेन अर्निंग को चार्ज किया 7.5 वो भी माइनस कर देंगे। यहां तक ओके है। अब आ जाते हैं जब उसने रीवैल्यू किया, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। बस उसने हमारा जो सरप्लस पड़ा हुआ है 25 से कम किया होगा, उसने क्या एंट्री पास की होगी? जो उसने उसके हिसाब से पहले तो सरप्लस आ रहा था 345 से 320 हो गया, अब उसे लॉस आया, उसने क्या एंट्री पास की होगी? ओसीआई डेबिट या रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट पीपीई। कितनी अमाउंट से? 25। ओरिजिनल एंट्री क्या होनी चाहिए थी? 270 से 320 हो गया, हमारा पीपीई इंक्रीज हुआ 50 से, हमारा एसओपीएल क्रेडिट हुआ, एंट्री पास हो गई। अब सादा सी बात है, एसओपीएल के अंदर 30 क्रेडिट हो रहा है एसओपीएल, तो प्रॉफिट कम कर रहा है ज्यादा? जब भी याद रखे एसओपीएल डेबिट होता है, एक्सपेंस होता है, क्रेडिट हो तो इनकम होती है। तो ये हमारा प्रॉफिट बढ़ा रहा है, ये कम कर रहा है। एक तो हमारा प्रॉफिट बढ़ा रहा है, दूसरा उसे हमारा ओसीआई भी बढ़ाना चाहिए। अब इंटरेस्टिंग बात, इधर हमारा ओसीआई 20 होना चाहिए, वो गलती से भी 20 आ गया। 20 होना चाहिए था और गलती से भी 20 आ रहा है, इसका मतलब है उसके ओसीआई में कोई फर्क नहीं पड़ा। तो अब हमारे पास 2019 में ये हुआ, 2019 में हमने 30 रीवैल्यूएशन लॉस जो रिवर्स किया वो भी ऐड कर। ओके की बात, डेप्रिसिएशन का इफेक्ट भी आ गया, सारे इफेक्ट आ गए। अब क्या लेंगे? इफेक्ट फॉर द ईयर। हाँ जी, ये लॉस था, 12.5 इसमें से माइनस कर दें, 27.5। फिर इसमें नहीं, पहले तो माजरत फॉर द ईयर लेते हैं, फॉर द ईयर ले रहे हैं, पहले तो फॉर द ईयर ले रहे हैं। 12.5 आएगा और 42.5। अब लेंगे कम्युलेटिव, पहले 40 एज इट इज आएगा, 27.5 पॉजिटिव नेगेटिव, फिर 27.5 में 42.5 ऐड करें, कितना? 50। डन। अब तो अपने क्यूमुलेटिव इफेक्ट भी आ गया, पहले हमने पीपी वाली वैसे वैल्यू लिख ली है, क्यूमुलेटिव इफेक्ट आप, अब रिटेन आने का बैलेंस होता तो उसमें प्लस माइनस कर देते, अब हमने सिंपल एज इट इज लिख देना है बस। हाँ, ऊपर वो जो उसका ये इफेक्ट प्लस माइनस किया ना, इसको भी एडजस्ट करेंगे हम, अपना ओसीआई कम कर देंगे 60 से, रिटेन अर्निंग 2018 का और रिटेन अर्निंग 2019 का भी 7.5 और 7.5 से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो अब यहां पर ही देख लें, यहां पर आप देखें ये सबसे सस्ता काम था ये, ऐसा है ना? क्यों भला? देखें
360, 315, 320 सिर्फ बुक वैल्यू लिखनी थी उसकी, वो हमने लिख दी। रिटेन अर्निंग का क्योंकि बैलेंस नहीं था, उसने रिटेन अर्निंग का कॉलम ही नहीं बनाया, क्योंकि रिटेन अर्निंग का बैलेंस था ही नहीं उसने, क्योंकि बैलेंस होता तो उसमें प्लस माइनस करते, तो उसने रिटेन अर्निंग का कॉलम बनाया ही नहीं। सिर्फ उसने स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी के अंदर, फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर, सॉरी, रीवैल्यूएशन सरप्लस इक्विटी के कॉलम के अंदर आता है। अब तो आपको पता है ना, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी का जो कॉलम है वो इक्विटी का कॉलम है। तो बताएं अगर सही बनाएंगे तो ना 2017 के अंदर सरप्लस था, ना 18 के अंदर था, 19 में 20 से हमारा सरप्लस आ रहा है। इसके अलावा तो इसके एक्सट्रैक्ट बना, नोट्स बनाने हैं। करेक्शन ऑफ नोट लिखने का क्या तरीका बताया है? पहले नेचर लिखेंगे फिर इफेक्ट लिखेंगे। पहले नेचर, it was identified current year revalued amount of one building was taken for 60 million instead of 360 million in 2017 and taking the effect is retrospectively। वो आगे वो आपने एक लाइन लिखनी है। तो अब आ जाए जरा, ये वही आप क्या, तो इसकी समझ नहीं लगी, मुझे ये नहीं पता चला कि आपको समझ क्या नहीं लगी। एरर के नोट्स कौन कौन से लिखते हैं? पिछले 2 सालों के एरर के कौन से नोट्स लिखते हैं? पिछले 2 सालों के। और फाइनेंशियल पोजीशन हो तो पिछले 2 साल, और अगर एसओपीएल है तो पिछला 1 साल। ठीक है, अब इसमें देखें 2017 और 18, ये इसने 2017 खाली छोड़ा हुआ है। एसओपीएल के एक्सट्रैक्ट नोट्स के अंदर पिछला 1 साल ही लिखते हैं। हाँ जी बताओ, 12.5 का फर्क था 2018 में, ये देख ले, ये 2018 में 12.5 आ रहा। ठीक है, फिर आप देखें डिक्रीज इन पीपीई। सबसे पहले जब 2017 का साल था तो हमने 100 मिलियन से अपना एसेट ज्यादा लिखा हुआ था। मैं आपको वर्किंग से वेरीफाई करवाता हूं, आए जरा। आपका एसेट होना चाहिए था 360 से, आपने लिखा हुआ है 460 से। ज्यादा लिखा है या कम? तो आप काम करेंगे तो कितनी वैल्यू से काम करेंगे? 100 से। तो डिक्रीज इन, और अगले साल बिल्कुल वही, आपने सवाल को इधर उधर ले ही नहीं जाना। 2018 है ना, 2018 में देखें, आए जरा, बुक वैल्यू कितनी है? गलत है 402, सही है 315, होनी चाहिए थी 315, लिखी हुई है 402। कम करोगे या ज्यादा? कितनी अमाउंट से कम करोगे? इसका डिफरेंस लें, कितना? 87.5, 87.5। आपने पेपर में ये सवाल बिल्कुल बेसिक होते हैं, वर्किंग कर लें। हाँ, ये आपको एप्लीकेशन पता हो, इनके बारे में नॉलेज हो। एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज लिखते हैं, बाकी सिंपल भी आगे देखें। डिक्रीज इन रीवैल्यूएशन सरप्लस। अब देखें, सरप्लस होना ही नहीं चाहिए था आपका, पहले साल 60 से सरप्लस लिखा हुआ है, ये होना ही नहीं चाहिए था, खत्म कर दो। डिक्रीज इन रीवैल्यूएशन सरप्लस। फाइनेंशियल पोजीशन के एक्सट्रैक्ट बना रहे हो ना, फाइनेंशियल पोजीशन में क्या क्या आता है? पीपीई, रिटेन अर्निंग और रीवैल्यूएशन सरप्लस। जो जो आता है वही उसमें देख लो। और गलती की वजह से आपने ज्यादा लिखा हुआ तो डिक्रीज कर दो, कम लिखा हुआ तो इंक्रीज कर दो। उसके बाद अगले साल आपने 52.5 का सरप्लस आपका नजर आ रहा होगा ना, कैरी डाउन उसका बैलेंस, वो तो होना ही नहीं चाहिए, तो वो आपने डिक्रीज कर दिया। उसके बाद डिक्रीज इन रिटेन्ड अर्निंग, डिक्रीज इन रिटेन्ड अर्निंग। अब उसने वहां पर बैलेंस नहीं लिखा था, यहां पर बस इंक्रीज और डिक्रीज लिख दिया। हाँ जी, पहले साल कितने का चेंज आया? 40 का। अगले साल कम्युलेटिव करे ना,
पहले 40 का 27.5 ये है और 7.5 इधर भी तो है। 27.5 तो कम्युलेटिव इफेक्ट आ रहा है ना वो वाला, और 7.5 इधर भी तो है। इसको प्लस करें जरा दोनों को, 35। अगर आई गैप का सोल्यूशन देखेंगे फिर आपको नहीं समझ लगनी, आप अपने तरीके से देखें। देखें ये कम्युलेटिव इफेक्ट आपका आया है ना कि वो सिर्फ वो एरर, और वो जो ऊपर 7.5 एक दफा डिक्रीज करना था, 7.5 दूसरी दफा डिक्रीज करना था, उस वजह से भी तो रिटेन अर्निंग आपने चेंज करना है ना। तो 27.5 ये है और 7.5 ये है, इनको प्लस करेंगे तो 35 आ जाएगा। खत्म हो गया सवाल आपका, आगे तो सारी वर्किंग थी। देखें ना, जब आपने करेक्शन के नोट्स लिखने हैं उसमें पिछले 2 साल और 1 साल में सिर्फ ये देखना है कि आपकी गलती की वजह से जब आप रेक्टिफाई करोगे तो इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है। इससे भी एक ज्यादा आसान तरीका है, लेकिन वो लेनी थी, वो तो नोट्स के लिए बेस्ट है। जर्नल एंट्री, रेक्टिफाइंग एंट्री पास कर दो, जो रेक्टिफाइंग एंट्री के अंदर लिखा हुआ है ना वो आप जाकर अंग्रेजी में लिखना है। डेमो दूं, आप मुझे बताएं, आपने एक 100 से अपना ऐसे बढ़ाया हुआ है, लिखना था 360, लिख दिया 460, बताओ क्या एंट्री पास करोगे, क्या करोगे? पीपीई क्रेडिट कर दोगे और सस्पेंस अकाउंट डेबिट कर दोगे। क्या एंट्री पास होगी? सस्पेंस अकाउंट टू पीपीई। तो पीपीई आपका क्रेडिट हो रहा है। अब यहां पर देख लें अपने नोट्स के अंदर पीपीई डिक्रीज्ड बाय 100। फिर आगे चलते हैं, अगले साल आपकी जो बुक वैल्यू आ रही है वो आ रही है 402, होनी कितनी चाहिए थी? 315। ज्यादा लिखा हुआ है कम, इतना ज्यादा लिखा हुआ है कम कर दो। एरर के नोट्स तो सिंपल है, जो चीज आपने गलत लिखी हुई है उसको रिवर्स कर दो, जो सही लिखनी है वो लिख दो। जो भी एरर आ रहा है, जो भी एस्टिमेशन आ रहा है, जो भी आ रहा है, बस इसको करते जाओ, इस तरह से ये आपका सवाल हो जाए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपने ना एक दफा दोबारा कर, ठीक है, चाहे तो इसकी रिकॉर्डिंग तो मैंने शेयर कर ही देनी है, तो रिकॉर्डिंग से भी सुन लेना एक दफा, और एक दफा क्योंकि मैंने आगे एक सवाल करवाना है तो इसलिए मैंने यहां से आपको वेरीफाई करवा दिया है, लेकिन एक दफा आप दोबारा करोगे, अगर फिर भी आपको नहीं समझ लगेगी, देखिए ईमानदारी वो चीज होती है, अपने प्रोफेशन के साथ ईमानदारी। जब तक आपको नई बात नहीं समझ लगती ना, हम जो आप यहाँ पर सैलरी ले रहे हैं या यहाँ पर आपको पढ़ाने आते हैं, इसका ये मकसद, मेन मकसद ये है कि आप लोगों को ग्रूम करना। इसके अलावा देखिए ना, पेपर तो पास हो ही जाना है कभी ना कभी। जितना जल्दी हो सके चीजें आप लर्निंग वाली साइड पर लेकर आओगे तो आप लोगों को बहुत भला हो जाए। हम भी सोचेंगे कि चलो हमारा जो पढ़ाना है वो भी काम आ जाए, वरना आ जाओ, सो जाओ, चले जाओ, रट्टे रुट्टे लगाते रहो, तो पास तो फिर भी हो जाना है। लेकिन वो जब बंदा नहीं, वो एक इंजॉय करके पढ़ना और एक एंजॉय करके पढ़ना, उन दोनों में फर्क है। तो इसलिए थोड़ा सा अपने आप को ना इंप्रूव करें। घर में अगर आप पढ़ रहे हो, कुछ बातों की, कुछ क्या, बहुत सारी बातें आपको नहीं समझ लगती होगी, आप लोग सोल्यूशन से देखकर उसको याद कर लेते होंगे विदाउट अंडरस्टैंडिंग। ये एक अपने साथ जुल्म है। आप सीखते जाओ, थोड़ा थोड़ा सीखते जाओ, हर आने वाले दिनों में कुछ ऐसे बेहतर होता जाएगा। तो ये कल क्वेश्चन दोबारा करना, तो ये इसमें और बहुत सारी बातें आपको समझ आएंगी। फिर भी अगर परेशानी होगी तो कल फिर हम डिस्कस कर लेंगे। हाँ जी, अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, टोटल इसके 17 क्वेश्चन है आपकी बुक के अंदर। अच्छा, इसकी एग्जांपल्स आपने सारी करनी, बेसिक और फाइनल सारी, कुछ नहीं छोड़ना इस टॉपिक का, क्योंकि इसमें से सवाल लाजमी आना है 10-15 नंबर का। ठीक है, इस बार आ भी जाए फिर भी आना है, क्योंकि ये स्टेटमेंट चेंज एंड इक्विटी और ये दोनों मिलके बनता है सवाल। अब देखना, आपने क्वेश्चन नंबर 14 किया है ना, वो क्या था? स्टेटमेंट चेंज एंड इक्विटी। बस एक उसमें चीज एडजस्ट करने वाली थी। फिर भी पेपर में कभी कभी वो कहता सिर्फ रिटेन अर्निंग का कॉलम बना के दे दो। हाँ, ये भी बिल्कुल ऐसा ही सवाल है, स्टेटमेंट चेंज एंड इक्विटी की। चलो हमारी रिवीजन हो जाएगी, और जिन्होंने लेक्चर नहीं लिया उनको भी थोड़ा बहुत पता चल जाएगा। और फिर आपका जो कल का होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 17 है,
और पिछली सारी बेसिक एग्जांपल्स कल मैं इसको वाइंड अप करूंगा, इसकी बेसिक थ्योरेटिकल बातें पढ़ेंगे कि कौन कौन सी चीजें आती हैं, क्योंकि एक्सट्रैक्ट और डिस्क्लोजर तो हमने कर लिया। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर, प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी दिसंबर 2012 इंक्लूडिंग कंपैरेटिव, टोटल कॉलम इज नॉट रिक्वायर्ड। कंपैरेटिव बनाना है, सुप्रीम सीमेंट कंपनी लिमिटेड। चले सवाल पढ़े जरा मेरे साथ। is in process of finalization of its accounts for the year ended December 2012. The following information is available. Shareholder equity as at December 2011 and 10 consisted of शेयर कैपिटल आपको बता दिया 2010 का भी और 2011 का भी, और अनअप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट रिटेन करने का नाम है। The total comprehensive income for the year December 2010 11-12 4240 4944 5090, ये प्रॉफिट आ गया सब सालों के। During the year ended December 2012, it was observed that machinery purchased on 1st July 2011 for rupees 350 million erroneously adapted to stock in trade instead of property, plant and equipment. SSL depreciation 20% reducing balance method, no adjustment has been made yet. इसका मतलब ये है, और आपका परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम है, ये भी एक अच्छी बात होगी जिसमें एंट्री के अंदर इन्वेंट्री का नाम आएगा। अच्छा, हमने एंट्री क्या पास करनी थी? पीपीई डेबिट, कैश क्रेडिट, और एंट्री क्या पास कर दी? इन्वेंट्री डेबिट या स्टॉक डेबिट कैश क्रेडिट। अब स्टॉक की गलती की वजह से हमारी कॉस्ट ऑफ सेल भी खराब हुई होगी, और कॉस्ट ऑफ सेल की वजह से हमारा प्रॉफिट भी खराब हुआ। आगे बढ़ते हैं, कैश डिविडेंड, बस यही एक ही इसके अंदर मसला था। कैश डिविडेंड, बोनस डिविडेंड, ये आपका वही पुराना तरीका है, सवाल भी पुराना ही है। डिक्लेयर डिविडेंड कहते हैं हाफ ईयरली बेसिस के ऊपर है। राइट शेयर्स वर इशूड 30 नवंबर 2012 इन द रेशियो ऑफ 4 फॉर एवरी 5। द राइट इशू वर मेड एट द रेट ऑफ ₹18 पर शेयर। गलती क्या हुई कि आपने एसेट को डेबिट करना था, करके इसको दिया स्टॉक को डेबिट। अब अगर हम रेक्टिफाई करेंगे तो क्या एंट्री पास करेंगे, क्योंकि रेक्टिफिकेशन भी साथ साथ करते हैं, पीपीई डेबिट स्टॉक को क्रेडिट। जी जाहिर सी बात है, जब आपने एक एसेट लिखा ही नहीं, इसका मतलब फिर उसकी डेप्रिसिएशन भी नहीं लिखी होगी। अच्छा, स्टॉक लिखने से आपको पता है स्टॉक हमारा ओवरशेट हो गया या अंडरशेट हो गया? ओवरशेट। अब हमने स्टॉक क्रेडिट करना है, तो कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट। स्टॉक, अगर स्टॉक को सही करना है तो कॉस्ट ऑफ सेल को हमें डेबिट करना पड़ेगा। और वैसे भी हमें पता है कि स्टॉक कम या ज्यादा लिखने से हमारा प्रॉफिट कम या ज्यादा हो जाता है। आपने स्टॉक ज्यादा लिखा हुआ है, सॉरी ज्यादा लिख दिया, गलत हो गया, इसका मतलब है आपने प्रॉफिट भी ज्यादा लिखा हुआ है। तो आप क्या करेंगे? प्रॉफिट को कम कर देंगे, प्रॉफिट को कम कर देंगे, जितनी अमाउंट से काम गलती की है उतने से कम कर देंगे। दूसरा, चलो इसका वर्किंग करो जरा, बल्कि एक दफा ना छोटी सी वर्किंग मुझे आप करके दिखाओ इसी एरर की, फिर हम देखते हैं डेप्रिसिएशन का इफेक्ट। वो जो सालों वाली वर्किंग है, कौन कौन सा साल है? गलती का 2011 1 जुलाई 2000, इसका मतलब 2011 का साल भी खत्म होना है। 2011 2013 भी है। ईयर एंड हमारा क्या है? 12। चले चलो जी, 11-12 को ठीक करें। सोल्यूशन नहीं देने कल किसके? बुक नहीं है?
ग्राफ नेट प्रॉफिट इसको काउंट करना होता है, ग्राफ नेट प्रॉफिट इसको काउंट करना होता है। नहीं, नेट प्रॉफिट अगर ग्रॉस प्रॉफिट कहते हैं तो कर। सिर्फ वो इफेक्ट फॉर द ईयर और कम्युलेटिव इफेक्ट में दो इफेक्ट लेना, इफेक्ट फॉर द ईयर और कम्युलेटिव इफेक्ट। वैसे इसमें सिर्फ फॉर द ईयर ही हमें चाहिए, कम्युलेटिव की जरूरत नहीं है। हो गया? डेप्रिसिएशन नहीं आ रही? अच्छा, डेप से चार्ज करेंगे रिवर्स। हाँ जी बताएं, पहले साल डेप कितनी आ गई? 25। और दूसरे साल की डेप से चार्ज करेंगे रिवर्स 63। हाँ जी, स्टॉक की वजह से कोई मसला क्या? प्रॉफिट कम हो जाएगा। अब आप देखें, आपने क्या एंट्री पास की होगी? नहीं नहीं नहीं, रेक्टिफाइंग एंट्री बोलते हैं, पीपीई डेबिट स्टॉक क्रेडिट। अब आप देखें पीपी हमारा कौन सा है? नॉन करंट एसेट। अब नॉन करंट एसेट की वजह से हमारी डेप्रिसिएशन में मसला आया, तो हम एंट्री पास कर देंगे डेप्रिसिएशन डेबिट अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। और ये जो स्टॉक है ये कहां से माइनस हो जाएगा? कॉस्ट ऑफ सेल में से, ये स्टॉक में से जाएगा, स्टॉक से माइनस हो गया। कहां से माइनस हो जाएगा? क्योंकि आपने परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम के अंदर आप इन्वेंट्री को डेबिट या क्रेडिट करते हो, जिससे आपका क्लोजिंग स्टॉक कम या ज्यादा हो जाएगा। हाँ, इसमें ये होता है कि अगर उसने कहा कि ये कॉस्ट ऑफ सेल को इफेक्ट करता है या कॉस्ट ऑफ एसओपीएल के अंदर लिखना होना चाहिए, लेकिन जब सिर्फ स्टॉक लिखा हो ना तो स्टॉक हम करंट एसेट मानते हैं।
अगर लिखा हो ना स्टॉक ओवरस्टेट या अंडरस्टेट, जब स्टॉक की दूसरी साइड ना मिलती तो हम क्या लिखते? कॉस्ट ऑफ सेल। सिर्फ हमारे यहाँ सिर्फ ये जो स्टॉक अफेक्ट हुआ है ना, अब अगर हम या पीपी डेबिट हो रहा है, अगर पीपी डेबिट ना होता तो हमने क्या लिखना था? कॉस्ट ऑफ सेल। तो अब तो कॉस्ट ऑफ सेल आ ही नहीं रहा, तो इसको रेक्टिफाई करना है ना, एसेट में ऐड कर देंगे, स्टॉक में से माइनस कर देंगे, और एसेट की वजह से डेप्रिसिएशन भी चार्ज कर देंगे, बात खत्म। ठीक है, अब इसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि रिटेन अर्निंग हमें चाहिए नहीं, हमने सिर्फ स्टेटमेंट चेंज इन इक्विटी बनाना है। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। सबसे पहले हम लिखेंगे बैलेंस शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, जनरल रिजर्व है, शेयर कैपिटल, रिटेन अर्निंग, और टोटल का कॉलम उसने वैसे मना कर दिया। बैलेंस 7833 एट 1/1 पिछले साल के स्टार्ट से 1/1/2011। शेयर कैपिटल का बैलेंस कितना है? जो पिछले साल का क्लोजिंग होगा वो इस साल का ओपनिंग होगा। 7833 7833। शेयर प्रीमियम है, रिटेन अर्निंग 45। अब जरा ध्यान से बात से सुनिए, आपकी जो गलती हुई थी क्या किस साल हुई थी? जो एरर, इसका मतलब 2011 तो यही है, 2011 का साल तो यही है। हाँ, अगर इससे पहले गलतियां होती वो हम इस ब्रॉड में एडजस्ट कर देते प्रायर पीरियड इफेक्ट के नाम से। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सिर्फ जो चीजें इसके अंदर एडजस्ट होनी है 2011 के साल के अंदर वो सारी एडजस्ट कर देंगे। डिविडेंड है, राइट शेयर्स है, फाइनल डिविडेंड है, प्रॉफिट है, वही सारी बातें। अब आ जाए जरा लिखिए, सबसे पहले तो प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट उसने दे दिया, 2010 का ये है, 2011 का ये है, 2012 का ये है। फिर कहते हैं ड्यूरिंग द ईयर, ये गलती हमने ठीक कर ली, सिर्फ डिविडेंड गिवन है 2020-10 के अंदर आपके पास कैश डिविडेंड है, ये तो 2010 में चला जाएगा। फाइनल डिविडेंड है 2010 का, ये किस में आना है? जो 2010 का फाइनल डिविडेंड होगा वो 2011 में आ गया। कितना आ गया फाइनल डिविडेंड? बोनस है तो रिटेन अर्निंग से माइनस शेयर कैपिटल में ऐड, कितना? 1567 1567 डन। 2011 में आ जाए, 2011 में आपका जो कैश डिविडेंड फाइनल है वो 15 है, वो तो इधर नहीं आएगा, और जो इंटरिम है वो इधर आएगा 10%। तो इंटरिम डिविडेंड की एंट्री क्या पास होगी? बोनस है इंटरिम, कितना? इंटरिम है ना, तो किस पर अप्लाई होगा? दोनों को प्लस करके 7833 प्लस 1567 का मल्टीप्लाई कितना? 940 इधर ऐड और 940 इधर माइनस। डन। नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट के साथ रीस्टेटेड भी लिखना है। हाँ जी, रीस्टेटेड कैसे होगा? आपका नेट प्रॉफिट गिवन कितना है? 4944, और उसमें फॉर द ईयर इफेक्ट ले लें 4909। इसके बाद कुछ बताया हो 2011 के साल का, खत्म होगी बात। जो राइट शेयर है वो कब है? अगले साल नवंबर के अंदर। बैलेंस एट 31 दिसंबर 11,
1034069 अब अगले साल आ जाओ। सबसे पहले आपने पिछले साल एक फाइनल कैश डिविडेंड दिया था 15%। पहले तो उसको लिख ले, फाइनल 1500 का कैश डिविडेंड 155 10,340 क्या परसेंटेज माइनस हो गया। 2012 के अंदर कैश डिविडेंड इंटरम है और बोनस डिविडेंड फाइनल है। तो इंटरम हम इंटरम ले लें 10 राइट शेयर्स। हाँ जी, राइट शेयर्स कितने हैं? हर 5 के बदले 4 कहते हैं रेशियो 4 राइट शेयर्स, इसके बदले 5 शेयर होल्ड के जरिए। तो इनको बल्कि 10,340 मल्टीप्लाइड बाय 4/5 डिवाइड बाय 10 भी करें, बल्कि ये 0 निकाल दें क्योंकि फिर वो प्रीमियम भी तो लेना है ना। 1034 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 कितना? 827 मल्टीप्लाइड बाय 8 करेंगे और मल्टीप्लाइड बाय 10 से करेंगे तो ये तो आ गया 8270 6618 और यहां पर कुछ नहीं आएगा। नेट प्रॉफिट नेट प्रॉफिट कितना है? 2012 का बता रहे हैं 5090 हाँ करेंगे 5090 है माइनस 63 50। अच्छा मुझे ये बताएं कि इसके साथ रीस्टेटेड लिखे या ना? इसके साथ खत्म हो गया। बैलेंस एट दिसंबर 12 18610 6618 935। अब ओवरऑल देखें तो इसमें एक छोटा सा एरर था, बाकी सारे का सारा सवाल स्टेटमेंट ऑफ चेंज लिखने का। ठीक है, तो कल का जो आपका काम है वो क्वेश्चन नंबर 17 और बेसिक एग्जांपल्स, बल्कि ये चैप्टर आपने अपनी तरफ से ओके करना है। और आज तो नहीं, कल जब भी आपको टाइम मिले इसकी असाइनमेंट ले लेना फाइनल। ठीक है, नहीं 6 चैप्टर की इकट्ठी है, सेंड भी कर